आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। रोजगार मेले के नए मरहले का आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया, जिस दौरान मुल्क भर में पीएम मोदी ने 71,000 नौजवानों में सरकारी नौकरियां तकसीम की है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश की है और खुताब के दौरान कहा कि मुल्क में 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, जबकि सरकारी और निजी शोबों में बेइंतहा मौक़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वबाई अमराज और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान दुनिया भर में नौजवानों के सामने नए बहरान पैदा हुए हैं। माहिरीन यहाँ तक कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी एक बड़े बहरान का शबा है। ऐसे वक्त में माहिरीन इक्तिसादियात और माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान के पास इक्तिसादी सलाहियत को जाहिर करने और नए मौक़े को फ़रोग़ देने का सुनहरी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आपको ये नई जिम्मेदारी एक ख़ास दौर में मिल रही है। मुल्क अमृत काल में दाखिल हो चुका है। हम शहरियों ने इस मुद्दत में हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अज़्म लिया। इस करारदाद को हासिल करने के लिए आप मुल्क के सारथी बनने जा रहे हैं। इस सिलसिले में बडगाम के अंदर भी HTC BSF बडगाम के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जहाँ पर वज़ीर ममलिकत भानु प्रताप सिंह वर्मा की जानिब से भी नए जो इस रोज़गार मेले के तहत उन नौजवानों, उन तालिब इल्मों, उन बेरोज़गार नौजवानों को भी नौकरियां तक़सीम की गई हैं। रोज़गार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, NDA और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी
रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अरनिया सेक्टर और रामगढ़ में बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए एक दरअंदाज को हलाक जबकि दूसरे को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बीएसएफ का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सरहद से इस तरफ दरअंदाजी की अलग अलग कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। दरअंदाजी की कोशिश के दौरान बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक और दूसरे को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ तर्जुमान का कहना है कि जम्मू के अरनिया सेक्टर और सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिशों को अलसुबह नाकाम बना दिया गया है। बयान में कहा गया है कि एक पाकिस्तानी दरअंदाज अरनिया सेक्टर के सरहद बाड़ की तरफ आते देखा गया है और अगरचे इसे रोकने का इशारा किया और इसे वार्निंग भी जारी की गई है। ताम उनके न मानने पर उसी वक्त बीएसएफ के एहलकारों ने उस पर गोली चलाई जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। एक और वाकये में रामगढ़ सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करने के बाद सरहद के नजदीक पहुंचे एक पाकिस्तानी दरअंदाज को फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान ने कहा है कि गेट खोलने के बाद उन्हें बाड़ के भारतीय हिस्से के अंदर लाया गया है। अभी तक इसके कब्जे से कोई चीज नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि दोनों सेक्टर्स के पूरे इलाके की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में अपनी नवीयत का पहला रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जम्मू के बीरपुर में कायम किया जा रहा है। इसके लिए इंतजामिया ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा है कि वो मुतल्लिका महकमे के अफसरान की रजामंदी से बीरपुर में जगह की निशानदेही का काम मुकम्मल करे। सरकारी ज़राए के मुताबिक बीरपुर में रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तामीर का फैसला किया गया है। जेडीए इसके लिए 100 कनाल अराजी फराम करेगी। जेडीए की जानिब से पहले 100 कनाल अराजी जाहिर की गई थी, लेकिन इसे रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए मौजू नहीं पाया गया। अब लैंड मार्किंग का काम नए सिरे से किया जाएगा। न सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बल्कि दीगर सरकारी महकमे भी इंस्टीट्यूट को तरबियत और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने जेडीए को गोल गुजराल में रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़मीन के बदले बीरपुर में इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए 100 कनाल अराजी की खतबंदी का काम मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। सांबा के डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता और जेडीए के नायब सदर रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए ज़मीन की खतबंदी का काम मुकम्मल करेंगे। लखनपुर में महकमे की रेनपेट चेक पोस्ट पर की जाने वाली लापरवाही के दरमियान जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से यूटी से बाहर भेजे गए मुर्गियों के 5 नमूनों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है, जिसके बाद महकमे में भी खलचल मच गई है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि ये नमूने किस इलाके से लिए गए हैं। ताहम जम्मू डिवीजन में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद तमाम अजला को अलर्ट कर दिया गया है। पोल्ट्री सप्लाई के हवाले से मुर्गियों को बिलखुसूस इन इलाकों से लाने की हिदायत है।
जहां कोई बीमारी नहीं है। सामान को गाड़ी पर सिर्फ उसकी सही छानबीन और तस्दीक के बाद ही लोड किया जाना चाहिए। ताहम पोल्ट्री सप्लाई और महकमाना मिलीभगत से तफ्तीश की अमल को नजरअंदाज किया जाता है। महकमा की डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा का कहना है कि जम्मू डिवीजन से रियासत से बाहर की लेबर में जांच के लिए भेजे गए 5 मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया गया, जहां से उनके नमूने भेजे गए, उसकी जांच की जा रही है। साथ ही अमले को भी अलर्ट कर दिया गया है। जिला सतह पर भी मॉनिटरिंग बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई है। बर्ड फ्लू के विषय में जैसे लास्ट ईयर भी से हम बर्ड फ्लू के सैंपल्स कलेक्ट करके हम RDDL जलंधर भेजते हैं। इस साल भी हमने कोई 300 सैंपल्स भेजे हैं और ये लास्ट लॉट है वो पुंछ का, हमने भेजा 43 सैंपल्स, उसमें से 5 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। पर मैं आपको इसके बारे में ये स्ट्रेस से बताना चाहता हूँ, जो सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं वो जो स्ट्रेन है नॉन वीरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, डरने वाली की ज़रूरत नहीं है। वो 5 पॉजिटिव आए हैं। जो वीरुलेंट स्ट्रेन है वो H5N1 होती है, वो नहीं है। वो लास्ट ईयर हमारे पास 3 पॉजिटिव आए थे, वो 2 पुंछ से थे और 1 उधमपुर का था। तो इस साल कोई उस स्ट्रेन का कोई भी पॉजिटिव सैंपल्स नहीं है। सिर्फ अभी तक हमारे पास 5 पॉजिटिव्स आए हैं, वो भी नॉन वीरुलेंट स्ट्रेन के हैं। सर ये जो ये वायरस है ये स्प्रेड कैसे होता है ये बर्ड्स में, ये सब इसके विषय में कुछ बताइए। ये ज़्यादातर इन्हीं दिनों सर्दियों में होते हैं, ये इंसिडेंसेस पाए जाते हैं। जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं ऊपर हिमालय से, चाइना से, साइबेरिया से आते हैं, तो जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं जब आते हैं हमारे वाइल्ड बर्ड्स के कंटेक्ट में आते हैं तो वो उनको स्प्रेड होती है। जब वो बर्ड्स हमारे पोल्ट्री फार्म्स में आते हैं तो जब पोल्ट्री बर्ड्स के साथ कंटेक्ट में आते हैं तब स्प्रेड होती है। तो सर लोगों को कुछ अलर्ट होने की जरूरत है? अभी तक कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि लोगों को इसके बारे में डरने की बात। मौसमी सरमा के दौरान ज्यादा भूख, उदासी, सुस्ती महसूस करना और नींद आना मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने की निशानी है और इन अलामतों को नज़रअंदाज करने वाले जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। वादी में माहिर नफ्सियात का कहना है कि मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में मौसमी सरमा की शुरुआत के साथ ही उन मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है और हर रोज़ इलाज मुआलजे के लिए आने वाले लोगों में 10% इस तरह की बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। प्रोफेसर यासिर अहमद रथर ने बात की है गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल के साथ। हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त मेंटल स्ट्रेस को लेकर और खुसूसन जबकि वादी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सर्दियां जो है वो उरूज पर है और इसी सिचुएशन पर हम बात करने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं SMHS हॉस्पिटल, जहां पर प्रोफेसर डॉक्टर यासिर हमारे साथ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। सर आपका वेलकम है। सर जानना चाहेंगे कि एक साइड से सर्दियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इस वक्त माहौल में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है, क्या कहना चाहिए? देखिए यूजुअली जब सर्दियां आती हैं विंटर्स तो हमें लगता है खांसी ज़ुकाम का ज़्यादा हम सोचते हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि रिसर्च में देखा गया है कि जब सर्दियां आती है, विंटर्स आते हैं तो आपके मूड पे भी असर पड़ता है, आपके जहनी सेहत पे भी असर पड़ता है, जिसको हम लेमैन टर्म में विंटर ब्लूज कहते हैं या जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो विंटर्स में देखा गया है कि इन पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहाँ पे डिस्क्रीट ये हो आपकी सीजन्स हों, वो चेंज होते हो ड्रास्टिकली, जैसे यहाँ पे, और जो इक्वेटर से बहुत दूर हो जैसे हमारी वैली है, तो यहाँ पे विंटर्स बहुत हार्श होते हैं और यहाँ पे विंटर्स में लाइट कम हो जाती, डे लाइट कम हो जाती है। तो लाइट का जो असर है आपकी मेंटल हेल्थ पे वो बहुत ही उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है लाइट का। जब लाइट कम हो जाए, डे लाइट कम हो जाए, तो जो आपके ब्रेन है, ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, सेरोटोनिन जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, उस पर असर पड़ता है और उनकी लेवल कम हो जाती है। तो जो वनरेबल लोग होते हैं, जो वनरेबल टू मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेसेस के रिलेटेड वनरेबिलिटी होती है, उनमें इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब लाइट कम हो जाती है, इनमें ये कीमियाज़ कम हो जाती हैं, उसकी वजह से इनमें फिर मूड्स में चेंज आती हैं। मूड्स में ऐसे चेंज आती हैं कि ये बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ही लो फील करते हैं, और पर्टिकुलरली देखा गया है विंटर ब्लूज़ में या सीजनल डिप्रेशन में कि उनकी जो एनर्जी है
वो एनर्जी कम हो जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे जब सुबह जब उठना होता है तो बहुत वो लेज़ी फील करते हैं विंटर्स में, या वो बहुत खाते हैं, एपेटाइट इंक्रीज होता है जिसको हम एटिपिकल वेजिटेटिव साइंस कहते हैं, या हम बहुत सोते हैं, ठीक है, या क्रेविंग होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वेट गेन हो जाता है उसकी वजह से। ये कुछ एटिपिकल डिप्रेसिव फीचर्स हैं जो होते हैं, और उसके बगैर डिप्रेशन के भी अलामतें होती हैं, जैसे सैड मूड, सैडनेस होती है, शौक नहीं रहता, एनिडोनिया जिसको हम कहते हैं, या बहुत ही हेल्पलेस, होपलेस, बहुत ही वर्थलेस फील करता है, या इंटरेस्ट नहीं रहती कामों में। तो ये अलामतें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक साइड से हम देख रहे हैं कि आपने ब्लूज की बात की है, अब अगर हम जनरेशन्स की बात करेंगे, एक ज़माना था कि स्ट्रेस बहुत कम होता था, सीजनल इफेक्ट सेम थे। आपको लग रहा है कि सर माहौल के साथ साथ जो इस वक्त स्ट्रेस ख़ास तौर पर जो आजकल के बच्चे लेने लगे हैं, क्योंकि और भी वजूहात है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चे परेशान हैं, क्या ये स्पेसिफिकली कोई एक तबका है जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें सीजनल चेंज के साथ आज की चेंज जो है खुद ही स्ट्रेस लेना, वो वजूहात हो सकते हैं? नहीं, देखिए ये पहले से था, ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कोई नई चीज़ नहीं, ये पहले से। अब लेकिन हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अवेयरनेस आई है लोगों में, साइंस ने ये बहुत ही रिसर्च किया इस पे, तो ये एक इसलिए अवेयरनेस आ रही है। अब अगर बात करें हम कि यूथ की, जो आप कह रहे हैं कि यूथ में स्ट्रेस लेवल है अनफॉर्चुनेट, और फिर आप कह रहे हो कि विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है, तो वो इसलिए है क्योंकि देखें विंटर्स में हमारे जो विंटर्स है बहुत हार्श हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नहीं रहती ऐसे बच्चों को, वो इंडोर्स ही रहते हैं बेचारे। फिर इंडोर्स की वजह से रहने से आपको पता ही, फिर वो आइसोलेशन सी हो जाती है, बोर्डम हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, कुछ करने को नहीं है, तो उसकी वजह से फिर वो स्ट्रेस ज़्यादा उन पे हावी हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें जहाँ पे फैसिलिटीज़ हो, विंटर्स तो बहुत जगह है, हर जगह हार्श विंटर्स है, लेकिन वहाँ इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है, इंडोर स्टेडियम्स हैं, या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि उनको विंटर्स बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। मैं सर यही पूछने वाला था कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करेंगे, जैसे आप खुद डिस्कस कर रहे थे, अब ये मेंटल स्ट्रेस लेवल जबकि विंटर्स के साथ हम जोड़ ही रहे हैं, आपने कहा फैसिलिटीज़ को लेकर, क्या ये फैसिलिटीज़ घर में भी ज़रूरत है, स्कूल में भी ज़रूरत है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ अब हम कैसे जुड़ सकते हैं जिससे कि विंटर्स में स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है? देखिए ये हर लेवल पे हमें इस पे इनको ना बच्चों को ऐसी फैसिलिटी देनी है, वो स्कूल एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, वो घर पे हो, वो कम्युनिटी में हो। कम्युनिटी में भी हमारे पास यहाँ पे देखें एक ही इंडोर स्टेडियम है श्रीनगर पूरे देश, तो ऐसे स्टेडियम्स, इंडोर स्टेडियम्स हर जगह, हर कम्युनिटी में होने चाहिए ताकि बच्चे। गुजरनार रंगपत के हंदवारा के लोग 21वीं सदी में भी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से वो नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, और बार बार मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी पानी का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि वो पीने के लिए साफ पानी दूर दराज जंगल से ला रहे हैं, जहां जंगली जानवरों को अक्सर बेशतर खतरा रहता है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस गुजरनार रंगपत की तरफ तवज्जो दे ताकि आवाम को राहत मिल सके। सर मेरा नाम शमसदीन है, रेंगपत गुजरनार इसे माले का रहने वाला हूँ। आपने देखा हमारी औरतें आती हैं यहाँ से पानी लेकर जाती हैं, क्योंकि यहाँ इस तरफ भी जंगल है, इस तरफ भी जंगल है, यहाँ जानवर का इतना खतरा होता। मैं खुद अपनी बात बताऊँ, 1 महीने इससे पहले वहाँ था मैं अपनी बेटों के साथ, तो बालू आ गया। अगर एक सेकंड में थोड़ा इधर उधर नहीं डलता था तो उसने पूरे हमारे 2 बच्चे और मेरे को खा लिया था। यहाँ की बात है, मैं था, मगर जब औरत होगी उसकी क्या हालात होगी। नलका नहीं, नलका वो है पानी के बगैर। उनको क्या, आपने खुद औरतें देखी वो आके ये चल नहीं, पानी के बगैर देखो ये कपड़े भी हम इसे पानी से धोते हैं, खाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, हर चीज को यही गंदा। इंसान खाते हैं, माल मवेशी को कहाँ ले जाएंगे, उनको काजी नाग तो नहीं ले जाएंगे, वो भी यहाँ, इंसान भी यहाँ, सब कुछ गंदा पानी खाकर हम अपना गुजारा करते हैं। बिल्कुल वो मेरा बड़ा ब्रदर है, उसको इसे पानी की वजह से उसको इतनी छाती को खराब इन्फेक्शन हमेशा रहता है, हमेशा गंदा पानी करेंगे क्या, कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट नाम से बोलती है कि हमने हर जगह पानी दिया, घर को, हमारे माले को पानी का नाम निशान नहीं है। ये गंदा पानी पीते, देखो आपने यहाँ देखा
इससे से कपड़े भी धोते हैं, घर का खाना भी तैयार करते हैं, माल मवेशी को भी यही पानी देते हैं और सब काम को हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो ये गांव गुजनार है, ये तकरीबन दूर घर बसते हैं, इसको पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। किसी वक्त बारिश सैलाब आया तो ये पानी खाना पड़ा कि बहुत प्रॉब्लम है हमारे गांव के लिए। तो हमें बहुत मुश्किलात से इस पानी से बीमार हो रहे हैं, हमारे इलाके के बच्चे बुजुर्ग सभी बीमार हो रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आपने वादा किया था कि हम जल शक्ति घर घर पहुंचाएंगे, लेकिन हमारा गांव अभी भी पानी के बगैर जो में कहते हैं, सुनने में गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा दावा है कि हम हर घर घर को पानी देंगे, लेकिन करने में कुछ नहीं आया। पांपोर में 5 रोज से जारी बैडमिंटन चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप में 350 लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मेहमान खुसूसी जबकि एसोसिएशन के सदर और दीगर शख्सियात भी इस चैंपियनशिप में मौजूद रहे। आखिर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए और कहा गया है कि इस चैंपियनशिप का मकसद नौजवान लड़कों और लड़कियों को खेलकूद की तरफ रागिब करना और नौजवान लड़कों को मंशियात और दीगर बुराइयों से दूर रखना है। चैंपियनशिप थी जो ऑर्गेनाइज कर रही है डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा और हमारी एफिलिएशन है जे.एंड.के बैडमिंटन एसोसिएशन से, रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। तो हमारी यहाँ पे एसोसिएशन कम से कम 20 साल से काम करती है और ये हमारा 18th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें 300-350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए जो हर एक मतलब जिले से थे, जैसे पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा, पांपोरा। 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मकसद ये है कि बच्चों में स्पोर्ट्स की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे, ड्रग से वो दूर हो जाए और हमारी ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स। तो नाजरीन, जहां हम खेलकूद की बात कर रहे हैं तो सीधा आपको जनूबी कश्मीर के कुलगाम लिए चलते हैं, जहां पर हॉकी खिलाड़ियों के लिए का तरबियती पुलवामा लिए चलते हैं, जहां पर हॉकी खिलाड़ियों के लिए जो हॉकी के शौकीन हैं, हॉकी खेल खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नूरुल हक साहब, तो इस वक्त हम सिंथेटिक हॉकी टर्फ में मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे यहाँ जो इनका प्रोग्राम भी चल रहा है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, हॉकी के ट्रेनिंग दी जा रही है, फुटबॉल ट्रेनिंग दी जा रही है या जो बैडमिंटन की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इनसे बात करेंगे किस हवाले से जो खास कर ये जो हॉकी के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या तवक्को की जाती है। शुक्रिया जनाब आपका। जैसा कि आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स की तो हम स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा तवज्जो है पुलवामा में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, हिसाब की तरफ से या डायरेक्टरेट की तरफ से, तो पुलवामा में बहुत ज़्यादा फोकस है। तो साथ ही साथ आज हमने सोचा कि जो हमारे टीचर्स हैं, तो आए दिन आप देख रहे हो कि रूल्स वगैरह चेंज हो जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि उन्हें 5-6 दिन का एक ऐसा एक कैपेसिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम इनका रखें। नोडो ये जानने हुए पड़े हुए हैं, सभी जानते हैं रूल्स वगैरह, लेकिन आए दिन जब चेंजेस वगैरह अगर ये एक साथ यहाँ पे जमा हो जाएंगे, कोई इंस्ट्रक्टर इनको आएगा यहाँ पे खिलाया, जैसे इनको हमने बुलाया है, 5-6 दिन में इनको वो रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से ये तैयार हो जाएंगे। तो साथ ही साथ ड्रिल एंड मार्चिंग का हमने इसलिए ज़्यादा फोकस किया इस पर कि आज ज़रूरत है इसकी। हर एक स्कूल में फंक्शंस वगैरह होती रहती हैं, तो और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा फिजिकल टीचर वहाँ पे ड्रिल एंड मार्चिंग में वो महारत रखना ही चाहिए। तो इसलिए हमने पुलिस से रुजू किया और अपने एसएसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्टर भेजा है, क्वालिफाइड उनका इंस्ट्रक्टर है, वो इनको सिखा रहा है ड्रिल एंड मार्चिंग, और नतीजतन ये जब तैयार होंगे तो स्कूलों में इम्पार्ट करेंगे। साथ ही साथ हॉकी का जो आप बोल रहे हो, हॉकी भी हमने किया। अब चूंकि ऐसी फैसिलिटी यहाँ पुलवामा में बनी है तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। अब ये जब बना है तो हमने इसके लिए तैयार रहना है। ये कहना है कि अब इससे ज्यादा बात है, लेकिन हॉकी पुलवामा में है, फैसिलिटी की वजह से वो हम ज्यादा आगे तक नहीं खेल पा रहे थे। पुलवामा के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो नेशनल्स तक हॉकी खेले हुए हैं। आपको एक बच्चा बोल रहा था कि हमने बहुत 2006 से बहुत जगहों पे खेला है। इस वक्त पुलवामा में हॉकी पुलवामा के एक एसोसिएशन चल रही है, उनका भी प्रोग्राम। और मेरे टीचर्स जो हैं, जैसे कि अभी आप वहाँ पे देख रहे हो, अभी अपने टीचर्स को ही ट्रेनिंग देंगे, खेले हुए हैं, तो ये खुद नेशनल तक गए हैं। अब ये बच्चों को भी सिखा रहे हैं, टीचर्स को भी इनका बेसिक्स देंगे, ताकि यहाँ पे स्कूलों में जाके बच्चों को हॉकी कैसे पकड़ते हैं, बॉल को कैसे थोड़ा सा हिटिंग वगैरह बेसिक सिखाएंगे। तो नेचुरली जब बच्चे टीचर को हाथ में जब हॉकी आएगी तो खेल तो सीखेगा ही। और
इस नौयत का टर्फ होते हुए शुक्रगुजार हूँ अपने इस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का, कि जिन्होंने ये फैसिलिटी पुलवामा में चाहिए यूथ यहाँ पे की। शुक्रगुजार हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर का, जिन्होंने ये चाहा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी बनी, जबकि कहीं नहीं है पुलवामा कश्मीर डिवीजन में, कहीं यहाँ हमारे पास बनी है। तो अब चूंकि मेरे टीचर्स में ट्रेंड हो रहे हैं, बच्चों को सिखाएंगे और नतीजतन आगे इसमें टूर्नामेंट्स भी होंगे, और वो भी मुझे लगता है कि कौमी सतह के टूर्नामेंट्स पे होंगे। तो आपने सब बात की कि रिवाइव की बात की आपने और ट्रेनिंग की जा रही, तो तवक्की ऐसे हम करेंगे कि आने वाले वक्त में ही टूर्नामेंट होंगे हॉकी के यहाँ पे? ये वक्त ही साबित करेगा। आपको मैं अब इनकर की गुंजाइश है ही नहीं। अब अगर खुद ही आप सोचिए, अगर ये बना है किस काम का है? हाँ, जब तक अब ये प्रॉपरली हमें हैंडओवर नहीं हुआ, हैंडओवर होगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस फैसिलिटी का हम पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। तो नतीजतन वही तैयारियां चल रही है, बच्चों को टीचर्स को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। जब बच्चे सीखेंगे तो उनको सीखने के, खेलने के लिए तो चाहिए, ये बन गया तो इससे तो हो जाएगा। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो इनका यही कहना है कि हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हॉकी है वो इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर हॉकी टर्फ के ऊपर खेला जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।